अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि कराची शहर में ज़मीन की कीमतें तो वैसे ऊपर जा ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रिहायशी प्रोजेक्ट या तिजारती प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं उनकी कीमतें मुतवस्सित तबके के लिए तो पहले ही ज़्यादा थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ही लग रहा था पहले भी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आए दिन सरिये की कीमतें कभी बढ़ जाती हैं, कभी सीमेंट की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट की बुकिंग कराई हुई है या जो लोग मकान घर बनाने का सोच रहे हैं, घर ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, और उनकी पहुँच से सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों उनकी दस्तरस से चीज़ें बाहर निकल रही हैं, इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका आपसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आसिफ समसम साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं आबाद सदरन रीजन के। बहुत शुक्रिया आपका समसम साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो कि मेंबर हैं रीजनल कमेटी आबाद के। जनाब अल्ताफ़ साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अल्ताफ़ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये बताइए कि कीमतें पिछले कुछ अरसे में कितने फ़ीसद बढ़ी हैं? देखिए, कीमतें तो पिछले अगर आप 2-4 महीने को देखेंगे तो 30-40% तकरीबन बढ़ चुकी हैं। 30-40%? जी हाँ, सरिये की, सीमेंट की, फिर उसके अलावा सिर्फ 2-3 महीने में? जी हाँ, हर हफ्ते हमारे पास उनका एक व्हाट्सअप आ जाता है कि हमने 5,000 रुपये पर टन बढ़ा दिया है। सीमेंट पे अभी 2 दिन पहले ही 25 रुपये पर बैग बढ़े। ये तो 2 चीज़ें हैं। आप पूरी इंडस्ट्री की तमाम चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ बढ़ गई है। और इस वक्त इतना महंगाई हो गई है कि जो हमने अगर 5,000-6,000 रुपये स्क्वायर फीट का फ्लैट बेचा है तो वो अब फिजिबल नहीं हो रहा कि हम कैसे बनाएं, क्योंकि 1,82,000-83,000 रुपये टन सरिया है, 750 रुपये का सीमेंट है, तो हम कैसे बनाएं उसको आगे। ये 2 आइटम नहीं है, इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ज़मीन इतनी महंगी ख़रीदते हैं, फिर अप्रूवल के मामलात हैं, फिर उसके अलावा आपको यूटिलिटीज़ के मामलात हैं। अब बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर ये महंगाई की वजह से हमारे मेंबर भी बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। और इस वक्त कराची का जो इंडस्ट्री है, कराची में काम करने वाले जो हैं वो इतने परेशान हैं कि वो इस काम को छोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि हम करोड़ों रुपए लगा के हम ज़मीनें खरीदते हैं। ऐसा है, अभी थोड़े से पहले तक तो लोग इस शोबे की तरफ आ रहे थे, इसके अंदर लोग आ रहे थे। अब इतनी आप बिल्डिंग कंट्रोल चले जाएं, आपका नक्शा पास नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं 17 एनओसीस लेने के बाद आपकी बिल्डिंग टूटने पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? नक्शा पास है, सब कुछ पास है, और आप बिल्डिंग बना तो उसका बोले तोड़ दो बिल्डिंग। आप देखें ना, जुडिशनल उस पर आप देख लें पिछले 5 सालों से हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले हाई राइज पे पाबंदी लगा दी, फिर कन्वर्टेड प्लॉट पे पाबंदी लगा दी, फिर नक्शे पास नहीं हो रहे। आप बिल्डिंग कंट्रोल में पूरा इंटीरियर सिंध ला के कराची में बिठा दिया गया, उनको कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से पास करना है। ऊपर से ये महंगाई तो ऐसी है कि आप कहते हैं, ये तो मकान बनाने की बात कर रहे हैं, आप घर का इस वक्त घर का राशन जो लोग लेते हैं, गरीब लोग लेते हैं, वो अपने घर के हालात नहीं बदल पा रहे। चलिए हम इस पे बात करते हैं। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब इंजीनियर जहांजेब खान साहब, जो कि CEO हैं फैज़ान स्टील ग्रुप के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। सलाम जी जहांजेब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा था, इस वजह से आपकी कॉल नहीं मिल रही थी मुझे। अच्छा, ठीक है। तो जहांजेब साहब, ये बताइए कि आपने सरिये की कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं और आए दिन आप लोग क्यों कीमतें बढ़ाते रहते हैं? सर, इसका तो मैं सवाल करूंगा कि हर बंदे से फिर पूछना चाहिए। सीमेंट वाले से पूछे वो सीमेंट की कीमतें क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वाले से पूछे वो प्लॉट की कीमतें क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये तो देखें, एक अगर जो भी एक एजुकेटेड समझदार आदमी है, ठीक है ना, आज आप ये देखें कि सरिया 2.25 लाख रुपए टन पे चल रहा है इस वक्त। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारी 600 टन पर डे की मिल है, ठीक है ना, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई है। अगर आप हमारे इनपुट्स के ऊपर देखें कि हम इस वक्त किस कदर क्राइसिस का शिकार हैं कि हमारा वर्क ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त इतना ज्यादा बढ़ चुका है और हमें कुछ इसका सदभाव नहीं मिल रहा है, कोई इसमें हमें रिबेट्स नहीं मिल रही। आए दिन पहले रेस लगी हुई थी स्क्रैप की इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से, ठीक है जी, कि जी कोरोना का मामला है, वो एक अपनी जगह मामला था। आज यूएसडी कंट्रोल में नहीं रहा, अफगानिस्तान का इश्यू चल रहा है, आपको खुद पता है कि इस वक्त क्या क्राइसिस चल रहे हैं डॉलर्स के। तो वेयर डू वी स्टैंड? तो गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है? गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कुछ भी नहीं है सर। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ किया है? गवर्नमेंट, हम तो खुद, ये हमारी लार्जर एसोसिएशंस की बकायदा हमारी एसोसिएशन है लार्जर मैन्युफैक्चरर्स की, कई मरतबा उनसे रब्ता किया गया है, रब्ता होते रहते हैं, डिस्कशंस भी होते रहते हैं, लेकिन इन जनरल अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज नहीं हुई, बल्कि हमें बस तोहफे मिले हैं, ठीक है ना। मनी की डिवैल्यूएशन के सिलसिले में, गैस प्राइसेस आप, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आप,
स्क्रैप प्राइसेस। आज की तारीख का इन फ्यूचर काफी सा आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला लॉजिस्टिक्स का बनेगा। जो कंटेनर 3-4 हजार डॉलर में आते थे वो आज 15 हजार डॉलर के पहुंच चुके हैं, उसमें भी माल नहीं मिलता। अच्छा, तो ये बताइए कि सिर्फ बाहर से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल रिलेटेड चीजें, सिर्फ उसका मसला है या जो कॉस्ट है हमारी डोमेस्टिक? इनपुट कॉस्ट, बाहर की चीज तो अपनी जगह, इनपुट कॉस्ट से क्या कहाँ पहुंच चुकी है हमारी? जो आपकी यूटिलिटीज है वो तो आपके इनपुट्स में आ जाती है ना। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कितना इजाफा हुआ है आपके ख्याल में एज कम्पेयर टू प्रीवियस? सर डबल हो चुकी है प्राइसेस। अच्छा, तो फिर हुकूमती वो ऐलानात और इंसेंटिव्स और वो सारी चीजें फिर कहाँ गई, वो किसको मिली हैं, उसका क्या फायदा हुआ? देखिए, इसमें मैं गवर्नमेंट को पूरा कसूर नहीं दूंगा। गवर्नमेंट जो इसमें इस वक्त हमारे साथ फेवर कर सकती है, हमारे साथ ये कोई भी एलाइड इंडस्ट्रीज के साथ वो ये कर सकती है कि वो हमें इसमें रिबेट्स दे, चूंकि पूरी दुनिया में आपको पता है एक पैंडेमिक इशू चलता रहा, ये हम बात वो करते रहा, गवर्नमेंट ने किया भी, किसी हद तक कुछ जगहों पे हमें सब्सिडीज दी भी, लेकिन ये कि इस वक्त जो हमें क्योंकि ये इशू तो देखें पूरी दुनिया में फेस था, खाली ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान था, पूरी दुनिया में, और उसमें वहाँ की जो हुकूमतों ने वो यही किया कि उनको सब्सिडीज दी। तो हम तो यही इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी इस वक्त हमें एक टैक्स फ्री जोन बनाया जाए, कुछ अरसे के लिए हमारे, मैं तो कहता हूँ सेल्स टैक्स को जीरो किया जाए, हमें कम से कम 1 साल के अंदर ये काम करने का, जो हमने 2 साल तकलीफ सही है कोरोना की वजह से, हमें इतना मौका दिया गया कि 1 साल के अंदर जाके हम अपने आप को सीधा कर सकें और इस इंडस्ट्री में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। बस आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट में कुछ कमी करें और आवाम को कुछ रिलीफ दे दें? ये मुमकिन नहीं है? आप घर लोग कैसे बनाएंगे? सर हमने तो आबाद को कई मरतबा, हमने और हमारे बड़े नुमाइंदों ने ये बात बोली कि आप आइए, पब्लिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप बैठ के ऑडिट्स कीजिए, हमारे साथ बैठे, फिर अगर उसमें आपको दिखता है कि हम इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना, या हम कोई गैर नाजायज चीज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी हमारा सर आपका जूता, ठीक है ना, इतनी बात हम कर रहे हैं। आज की तारीख में प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, ये तो सिर्फ टर्नओवर घुमाया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फैजान स्टील से जनाब सीईओ जहांजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ समसम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैजान भाई की बात पूरी नहीं सुन सका। जहांजेब साहब, सॉरी, हाँ, फैजान स्टील के जहांजेब साहब की मैं पूरी बात नहीं सुन सका, बिकॉज के कुछ डिस्टॉर्शन आता था, कुछ बात आती थी समझ में, कुछ नहीं आती थी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मैं बात समझा इनकी, और उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि फ्रेट चार्जेस जो है, जो $1500, $2000, $3000 था, वो 10,000 से क्रॉस कर गया है, और ठीक कह रहे हैं कि वो कॉस्ट एड ऑन हो जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर स्टील की हम बात कर लें तो ये तो सारे प्रोसेसिंग यूनिट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जी बेस जो है वो इम्पोर्ट पे है, और इनपुट तो बहुत कम फैक्टर है, मैं समझता हूँ यूटिलिटी का। हमें तवज्जो देनी होगी, प्रोसेसिंग यूनिट अपनी जगह पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो स्टील मिल था जिसको बंद कर दिया गया, उसके बाद मैं समझता हूँ उस वक्त कोई भी मिल प्रोसेसिंग से हटके कोई काम नहीं कर रही। तो मैन्युफैक्चरिंग जब तक हम नहीं लाएंगे और वो प्लांट नहीं लाएंगे जो कम से कम एनर्जी कंज्यूम करें, क्योंकि देखें ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, तो हम उस कॉस्ट को उसको हम कंपटीशन में नहीं ला सकते या उसको कम नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, बहुत सादी सी बात है इसमें, स्टील वालों का हमको कहना कि जी सारा कसूर उनका है, या सीमेंट वालों को कहना सारा कसूर इनका है। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए था जब ये सारी चीज़ें होने जा रही थी, जब इमरान खान साहब ने लो कास्ट हाउसिंग का पैकेज दिया था, उसके साथ साथ इन्होंने हमारी सनत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया था। उस दिन से लेके आज तक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने के जो बेनिफिट्स होते हैं उस पर ना कोई काम किया गया। हमें खुद को ठीक करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि काम कौन करता, मतलब हमें देखें, हमें ये देखना होगा कि हम जो अभी रूल करते हैं हमारे इस मामलात को, या जो चलाते हैं या मॉनिटर करते हैं, क्या वो मेरिट पे हैं? हम वहाँ मेरिट पे नहीं है। जब हमारे अपने अंदर मेरिट नहीं है तो हम क्या लोगों की तरफ हम इशारा करेंगे? हमारा काम था कि इंडस्ट्री, ये वाला इशारा आपका किसकी तरफ? मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हाउसिंग स्कीम में ये फिक्स कराएंगे 24 लाख, 27 लाख, 30 लाख, तो हमने उस वक्त भी इनसे कहा था कि ये पॉलिसी आपकी जो है ना फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन इसकी जो कॉस्ट है इसकी जो वो तो बढ़नी है। तो किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये इसलिए आइडिया फेल हो जाएगा कि जब आपने सेल प्राइस को लॉक किया है और जो डिलीवरी प्राइस है उसको आपने फिक्स कर लिया एक तरह, तो मैं नहीं समझता कि लाजमी फ्लक्चुएशन थी। ये सिर्फ सरिये की तो बात नहीं है, केबल भी महंगा हो गया है, टाइल भी महंगी हो गई है, लकड़ी भी महंगी हो गई, सारा फैक्टर ये जो साल, ये 2020 से लेके आज तक मैं समझता हूँ कि टोटल ऑल ओवर 35 से 45% कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है, उस पीरियड के अंदर।
तो ये चीजें हमने पहले निशानदेही की थी, लेकिन जिन्होंने जिम्मेदारी ली या जिन्होंने इस बात को जो प्रपोजल जो कहते हैं कि हमने प्रपोजल दिया, तो आज वो खड़े हो ना उस प्रपोजल पे। अब वो बताएं कि उस प्रपोजल को जो आपने दिया था उस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम इमरान खान की तरफ जब देखते हैं तो हम समझते हैं कि वो विलिंग है, वो सिंसियर हैं, वो चाहते हैं ये इंडस्ट्री चले। उन्होंने बहुत आगे बढ़ के काम किया, वो वीकली मीटिंग भी करने के लिए तैयार होते हैं। अभी आज की डेट में बता दूं कि सिविल एविएशन की एनओसीज बंद हो गई हैं। सिविल एविएशन ने लेटर लिख के दे दिया है बिल्डर्स को कि हम एनओसी इशू नहीं करेंगे, आप जाएं मुताल्लिका जो अथॉरिटीज हैं जो अप्रूवल करती हैं उनसे जाके लें। जबकि हमारा मुतालबा ये था कि सिविल एविएशन को, एयरफोर्स को, ये जो भी एनओसीज हैं उनको पाबंद किया जाए कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते में 8 दिन में वो एनओसी हमें दे दें। हमारी सिर्फ ये चाहत थी। हमने ये नहीं कहा था कि फलां इदारा एनओसी देना बंद कर दे, फलां इदारा एनओसी रोक दे। तो अब वो अगर उन्होंने कहा है कि जो मुकामी जो अथॉरिटीज हैं वो अप्रूवल देंगी, तो उनके पास सिविल एविएशन की एक्सपर्टीज कहां से आएंगी? वो कैसे फनल को जज करेंगी, कैसे वो उसका नया मसला खड़ा हो गया? जी, ये अभी बंद हो चुकी है। अभी फिलहाल सिविल एविएशन ने एनओसी देना बंद कर दी है और उन्होंने इस बात पे बंद की है कि जी हमें मना कर दिया गया है कि वो मुतालिका जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज है वो एनओसी देंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनके पास तो एक्सपर्टीज नहीं है और अथॉरिटी एसबीसीए नहीं है, पूरे पाकिस्तान सिविल एविएशन पूरे पाकिस्तान पे बात कर रही है। तो इतनी सारी अथॉरिटीज हैं, तो उनको ये कैसे फनल एरिया को वो कैसे असिस्ट कर सकते हैं, कैसे वो हाइट असिस्ट कर सकते हैं? चाहे आप कितना भी ट्रेनिंग दे दें उनको, लेकिन जो एक्सपर्टीज सिविल एविएशन अथॉरिटीज की हैं, जो एयरफोर्स के पास हैं, वो आम सिविल इदारों के पास नहीं होती, ना हो सकती हैं। हमने सिर्फ टाइम कट डाउन की बात की थी कि उसका टाइम पीरियड कम हो जाए। अगर 1 महीना लगता है तो 1 हफ्ता लग इस जाए। बात से लगता है नाराज हो गए वो, नाराज हो गए, उन्होंने बंद ही कर दिया कि नहीं देते जाओ। देखिए, हमारी ये बात नहीं है, जिन्होंने ये करवाया ये उनसे नाराज होंगे शायद, मैं समझता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देखें, काम चलाने की हम बात कर रहे हैं, हमें आसान रास्ते इस तरह तलाश करनी चाहिए कि रूल्स भी फॉलो हो जाएं और एनओसीज भी हमें मिल जाएं। हमें कोई ओवर रूल नहीं करना है, हमें रूल में रह के चलना है। हम फ्लाइट जोन को रिस्क पे तो नहीं ला सकते ना कि हम अपनी मर्जी की एनओसी कोई सिविल इदारा इशू कर दे कि वो फ्लाइट का रूट है। तो ये जो इशू है ये अभी करंट है। और जहां तक बात है कि हम सरिये की बात करते हैं, मैं खुद कहता हूं कि सरिये वालों को अपने कार्टेल को तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां भी है ना मसला, तो वहां भी है ना, सरिया में, सीमेंट में, वहां भी 100% है। ठीक है, कार्टेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारा मलबा एक इंडस्ट्री पे डालना भी ठीक नहीं है। हमें खुद को ठीक करना होगा। हमें अपने अंदर मेरिट पे जो काम जानते हैं या जिनको काम का पता है उन लोगों को आगे लाना होगा, वरना ये हम प्रोग्राम करते रहेंगे, मामला इसी तरह चलते रहेंगे। अल्ताफ साहब, आप ये बताइए कि अब क्या होगा जिन लोगों ने बुकिंग्स करा ली, पहले आपने उनको एक कीमत दे दी, एक चार्ट बना के दे दिया, आपको लोग इजाफी पैसे तो नहीं देंगे फिर? देखें, ये इस मसले पे हमारी आबाद के अंदर भी काफ़ी मीटिंग्स पे मैंने गुफ्तगू की है। मैंने ये बोला कि एस्केलेशन, अगर हम इतना पैसे बढ़ जाएंगे, 40% 50% अगर इंक्रीज हो जाएगी तमाम चीज़ें, तो हम 5-10% तो बेयर करते हैं कि मतलब बजट पे हमारा होता है कि महंगा हो जाएगा, लेकिन 50% 40% पे आके हम बेयर नहीं कर सकते। तो 100% जो है ना ये एस्केलेशन पे मामला जाएगा, और जब एस्केलेशन होगी तो लोगों को परेशानी भी होगी और लोग हमसे फिर लड़ने भी आते हैं। जाहिर है, ये तो लोग लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, लेकिन ये हर बिल्डर के दफ्तर में फिर झगड़े हो रहे हैं। देखें अख्तर भाई, ये मसला हमारा जाती नहीं है, ये अब पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप बताएं, महंगाई हम नहीं कर रहे, आप ये बताएं सीमेंट वाले या सरिया वाले, आप बता दें कि जब ये रेट्स बढ़ाते हैं तो आबाद को कब मतलब ये इनपुट देते हैं? आबाद को कभी बुलाया उन्होंने कि जी हमारे ये रेट बढ़े? हमारे पास तो व्हाट्सएप पे एक पैगाम आता है खाली कि हमने 5,000 रुपए टन बढ़ा दिया। तो ये जहांजेब साहब तो कह रहे थे कि आबाद वाले आके देख लें हमारे पास से। तो ये देखें, ये इनके कहने में और करने में फर्क है। ये लोग बिल्कुल ये अपनी मर्जी के इन्होंने मोनोपोली बना रखी है, ये पूरा कार्टेल है। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप बता दें, कोई एक अथॉरिटी होती है, जब कोई एक रेट बढ़ता है तो एक अथॉरिटी में आता है, केस आता है कि जी 1 रुपया बढ़ रहा है, उस पर डिस्कस होता है। क्या कभी डिस्कस हुआ है? कभी आपके मेट्रो 1 पे कभी ये डिस्कस हुआ है कि ये चीज़ बढ़ गई है और ये कमेटी बनी हुई है, इसने ये अप्रूव किया है? ये एक मोनोपोली पाकिस्तान में बची हुई है। बस आखिरी बात करें, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में? क्या सर, वे फॉरवर्ड ये है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब को इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए और हमारी एसोसिएशन को भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे आसिफ भाई ने बोला
कि हमें अपने मेरिट को, मयार को बेहतर करना होगा, अच्छे लोगों को आगे लाना होगा जो आगे हमारे मामलात को लेके चल सकें। अब जिनको कुछ खबर ना हो, जो बात ना कर सकें, तो उससे आप कोई आगे उम्मीद नहीं रख सकते। हमें मेरिट के निज़ाम को पाकिस्तान में रखना होगा। ठीक है आसिम साहब, आखिरी बात, टाइम शॉर्ट है, बस आखिरी बात क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि देखें, अभी हॉट इशू है सरिये सीमेंट का, तो हमें इंडस्ट्री का दर्जा मिल चुका है। हमें एंड यूज़र को आरडी हुकूमत को ख़त्म करनी होगी। अगर वो टैक्सेस कम करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोकल जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो भी हमारे कंपटीशन में आएंगे। तो फौरी तौर पे तो ये हल है जो हमें समझ आता है। और लॉन्ग टाइम में मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जो भी अपनी हाउसिंग के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उस पर मेरिट पे लोगों को अपने साथ रखना होगा, और उन लोगों को रखना होगा जिनको पता हो कि 2 साल बाद एक आइडिया होता है कि क्या होना है और 3 साल बाद क्या होना है, वरना ये इसी तरह हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे और हम बात करते रहेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से कि क्या अपडेट है। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास, हम बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो वाटर बोर्ड स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन को देता है, वो रकम रिटायरमेंट पर भी मुलाजिमीन को क्यों नहीं मिलती है, उसकी क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इस हवाले से आ चुका है कि जब मुलाजिम रिटायर हो तो उसे ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा वाटर बोर्ड में। और जिन लोगों के पैसे कुछ चेक्स की शक्ल में वाटर बोर्ड में आए हैं वो भी मुतलका लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं, हमारे पास ये शिकायत हैं। और उसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, हो चुके हैं, मज़ीद भी होने जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाटर बोर्ड की ज़मीन को बचाने वाला कोई नहीं है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम सोहेल मेमन साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट वाटर बोर्ड के। शुक्रिया आपका सोहेल साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब रईसुर रहमान साहब, और रईसुर रहमान साहब ख़ुद भी एक मुतासरा साबिक मुलाजिम हैं और इन्हें अब तक ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले। रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा रईस साहब, ये बताइए कि आपकी रिटायरमेंट कब हुई और ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे आपको मिले नहीं मिले, क्या हुआ? मेरी रिटायरमेंट तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। आप तो ग्रुप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ जो फंड है, जो मेरा अपना फंड है, जो मेरी सैलरी से कटा है, वो नहीं मिला अभी तक। आप ग्रुप इंश्योरेंस वाजबात नहीं मिले? वाजबात कौन से वाजबात? ये वाटर बोर्ड है, यहाँ वाजबात कहाँ है? लोग 8-8 साल से बाहर पड़े हुए हैं। ये तो मेट्रो की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी कि जो आपने प्रोग्राम चलाया था, तो एक दफ़ा लिस्ट लगी है। मैं आपको बता दूं काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन कि वो एक दफ़ा लिस्ट लगी है, उसके बाद दोबारा लिस्ट नहीं लगी। उसके अंदर से भी अभी 27 आदमी रह गए जिनको ये बेवकूफ़ बनाया गया कि अभी सैलरी हो रही है, फिर कहने लगे जी पेंशन हो रही है और उसके बाद देंगे। आज भी वो लोग बाहर खड़े हैं, आप अपना कैमरा लेके जाएं, देखें, वो लोग आज मुतासरीन खड़े हुए हैं जिनका लिस्ट में नाम आया था, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो आप जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? आप गए नहीं, फॉलो तो किया होगा आपने, या आप भी धक्के खा रहे हैं वहां जा धक्के? जो सबका हाल है वो हमारा भी हाल है, उसमें क्या है? ये तो मैं आपको वाज़ेह तौर बताऊं कि आपकी थोड़ी सी बल्कि बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि जो मेट्रो मैटर्स और अख्तर शाहीन साहब और आपका जो इदारा है मेट्रो न्यूज़ 1, इसने इतनी मेहनत की है, तो इतना हमारी हलचल मची है। कुछ लोगों को पैसे मिले हैं, कुछ मेडिकल के मसले हल हो रहे हैं। उसके अलावा भी थोड़ा लोगों अफसरान के अंदर कुछ खौफ पैदा हुआ, थोड़ा सा 100% वो भी नहीं। हम तो खौफ नहीं पैदा करना चाहते, हम तो चाहते हैं लोगों को दें ना, जो लोगों का हक बनता है वो उनको दें भाई। वो उनके पैसे उनको मैं दें। आपको बताऊं, आपकी इस वजह से आज यकुम 1 तारीख को 11:17 के ऊपर वाटर बोर्ड के एम्प्लॉइज की सैलरी आ गई, जो कि 22 तारीख को मिली थी पिछले वक्त। अच्छा जी, ये अच्छी बात हुई है तो। हाँ, पहली दफा 11:17 में टाइम बता रहा हूं जो आ गई। और उसके अलावा 2-3 दिन के बाद पेंशन भी आ गई, जबकि पेंशन 25, 26, 28 यानी पूरा महीना गुजर जाता था जब पेंशन आती थी। चलो ये 2 काम तो अच्छे किए। नहीं, एक और काम भी है। अच्छा। हाँ, लीव इनकैशमेंट, जिसके सालों गुजर गए थे, सालों लीव इनकैशमेंट मिलता है ईद के माह रमजान के अंदर, जो कि नहीं मिला था। अब वो कल परसों 2-4 दिन पहले उसका भी अनाउंसमेंट हो गया। ये आप लोग की का विषय है, अख्तर शाहीन के अलावा अख्तर शाहीन और मेट्रो मैटर्स। चलो ये तो अच्छा है, और हम ये काविशें अपनी जारी रखेंगे। और हम सोहेल मेमन साहब से पूछते हैं। सोहेल मेमन साहब, ये बताइए कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम, जो इतलात है हमारे पास के 400 करोड़ रुपए वाटर बोर्ड अब तक अदा कर चुका है 1985 से लेकर अब तक, तो ग्रुप इंश्योरेंस की पेमेंट बिल्कुल नहीं मिल रही। जनाब, असल में
ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुआहदे हुए होते हैं। हमारी तनख्वाहों से जब सर्विस में आते हैं तो कटना शुरू हो जाता है। आज तक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी थी, 35 साल गुजर गए वाटर बोर्ड के हवाले से। और दीगर अगर देखें तो महकमों में तो 40-40, 50-50 साल से 57 से ये सिलसिला शुरू हुआ ग्रुप इंश्योरेंस का, 1957 से, और ओवरऑल पाकिस्तान। इस हवाले से फिर कुछ पंजाब के महकमों के दोस्त चले गए वहाँ कोर्ट में, और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुमोटो भी लिया कि ये जो पैसा है ग्रुप इंश्योरेंस का एक पॉलिसी है, प्रीमियम के हवाले से रकम जा रही है, उसके बाद इस मुलाजिम को मिल जाना चाहिए था। मगर स्टेट लाइफ जो है खरबों टरबों रुपए हड़प कर चुका है, क्योंकि लोग मर आ गए, बहुत से जो है वो हजारों लोग मर गए। डेथ के बाद तो मिलता है, डेथ के बाद, मगर वो रिटायरमेंट के बाद हजारों लोग मर चुके। बल्कि आप ये देखेंगे पूरे पाकिस्तान को आपने, अच्छा, फिर उसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं है उनके पास, तो उनके पैसे भी गए। बस वो पैसा जब्त हो जाता है। फॉरफिट होने का कानून ही कोई नहीं। मेरा पैसा है तो मेरा पैसा जो है कोई कैसे इदारा खा जाएगा, वो मेरी जो है वो मेरी पॉलिसी है, पॉलिसी को देना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और बहुत अच्छा फैसला किया कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो है ये फैसला सादिर हुआ, जो कि हमने आपके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि रिटायरमेंट के साथ दीगर वाजिबात के साथ ग्रुप इंश्योरेंस भी दे दी जाए। मैंने इस हवाले से वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात की थी, लेकिन उनके पास कोई मुनासिब जवाब नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कुछ चेक्स हमारे पास जो आए हैं वो तैयार हो रहे हैं, कुछ दिनों में इशू हो जाएंगे। वो डिजीज वाले भी, वाटर बोर्ड का अलमिया ये है, ये अफसरान का, कि डिजीज के चेक जो है वो आ जाते हैं, महरूम मुलाजमिन के चेक आ जाते हैं, फुल अमाउंट के आते हैं। ये पहले अपने जनरल अकाउंट में डाल देते हैं और उसको भी किस्तों में देते हैं, जबकि स्टेट लाइफ तो महरूम के मुलाजमिन के 5 लाख या 5 लाख रुपए पूरे बेच चुका। और हमने 1-2 मिसालें आपको दी हैं कि 3-3.5 लाख रुपए उसके आए हैं मुलाजिम के, परवेज मसीह महरूम के। उसकी बेवा को 1 लाख रुपए दे के 6 माह से टरखाया जा रहा है। और आप अगर देखें, हमने आपको लेटर दिया है, स्टेट लाइफ ने बाकायदा चेक नंबर हर चीज़ से, तो यानी वाटर बोर्ड में ही नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इशू था। मगर इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हम एक नीम खुद मुख्तार इदारा, हमें किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे इदारे को चाहिए कि ये केस टू केस जो है वो वहाँ भेजें। जब स्टेट लाइफ कोई ऑब्जेक्शन लगाए तो फिर उसको, चलिए हम इस पे कोशिश करते हैं कि स्टेट लाइफ के जो हुकाम है उनसे हमारा राब्ता हो जाए और उनसे भी हम मालूम कर सकें कि क्या वजह है। ये बताइए कि वाटर बोर्ड पर जो वाटर बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ों की शिकायत बहुत आ रही हैं, और अब भी जो है वो उस पर कब्जे हुए जा रहे हैं, मकान बने जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई ज़मीन को देखने वाला नहीं है, वाटर बोर्ड की ज़मीन को बचाने वाला कोई नहीं है। जनाब, वाटर बोर्ड को वाटर फिल्टर प्लांट्स हों आपकी, रिहायशी कॉलोनियाँ हों आपकी, उनके इर्द गिर्द सब मकान बन रहे हैं, और हमारे पास ये भी इतलाते हैं कि जाली ऑर्डर्स बन रहे हैं, उसके जाली अलॉटमेंट बन रही है, इस तरह के काम हो रहे हैं। जनाब, पहली बात तो ये है कि 1957 के सदाती ऑर्डिनेंस के तहत बल्क ट्रांसमिशन जो केडीए के पास हुआ करता था, ज्वाइंट केडीए मैनेजमेंट बोर्ड कहलाता था, हमें ठीक ठाक ज़मीन मिली, यानी 21,000-22,000 एकड़ ज़मीन जो है बल्क ट्रांसमिशन के हवाले से हमें दी गई, जिसमें हब का प्रोजेक्ट चल रहा था, K1, K2 चल रहा था, K3 चल रहा था हमारा। इन ज़मीनों पर जो स्टेशन बने उसके बाद उन ज़मीनों की देखभाल ही नहीं की। वाटर बोर्ड का बाकायदा लैंड स्टेटमेंट डिपार्टमेंट है, एक कर्नल जो है वो रिटायर्ड कर्नल जो है वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जिसका काम यही है कि वो ज़मीनों की हिफाजत करे। मगर सूरत हाल ये है कि कई बिल्डर हमारी ज़मीनों पर काबिज हो गए। चलिए हम इस पे इनसे पूछ लें। मोहम्मद राशिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज ऑफिसर हैं एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राशिद सिद्दीकी साहब, ये बताइए, हम बात कर रहे हैं वाटर बोर्ड की ज़मीनों की, के ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, तो उस कौन सा शोबा ऐसा है जो इसके इंसदाद कर सकता है? क्या आपके डोमेन में ये है ज़मीनों पर कब्जा छुड़ाना? देखिए, मैं बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कि वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ लिया और ले रहे हैं ताकि नाज़रीन को कुछ पता भी चले। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जैसा आप सोहेल मेमन साहब ने अर्ज़ किया कि जी डिपार्टमेंट है, पूरा स्टेट डिपार्टमेंट हमारा, जिसके रोए रवा हमारे यहाँ जो हैं वो शोएब तुगलक भी रहे हैं। ये शायद उन्होंने बताना नहीं चाहा या मिस कर गए होंगे। शोएब तुगलक साहब का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि जब वो HR में रहे, HR के बाद उन्होंने
HR में उन्होंने भरमार कर दी अपॉइंटमेंट की ना, तमाम जमीन जहाँ भी खाली देखी उन्होंने एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया, एम्प्लॉइज को किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनलीगली इतना इन्होंने लोगों को अलॉटमेंट दी कि उसके बाद एक एक्स्ट्रा शुएब तुगलक साहब ने दी, आप ये कह रहे हैं? जी शुएब तुगलक साहब ने ही दी। उनके और खिलाफ तो शुएब और साहब भी मेरा काफी इंक्वायरीज चल रही है, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात जी की थी बिल्कुल इस चल रही है। मैं उनके बारे में और बता, शुएब साहब भी इसकी तस्दीक करेंगे कि उनके दौर में बेताशा उन्होंने अपॉइंटमेंट किया। अच्छा खैर ये तो चलो एम्प्लॉइज को दिया, इसमें कुछ लोग बाहर के भी अपॉइंट हुए जो कि मैं बता सकता हूँ कि बाहर के लोगों को भी अलॉट कर दिए गए, और वो किसी नाम से किए रहे, कोई और रहे, नाम किसी और के है, तो वो एक जुल्म और ज्यादती का सिलसिला तो यहाँ पे रहा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक 2 कर्नल भी हैं, पता नहीं जनरल हैं, कर्नल हैं, रिटायर मुलाजिम बेचारे, उनको रखा ही इसीलिए गया था कि स्टेट के हवाले से जितनी भी हमारी जमीन है उसको जो है आपने बाजुर करानी है, बल्कि वो भी कराएंगे। दूसरा जो इंक्रोचमेंट हो जाती है, अगर मेरा मकान एल टाइप का है तो वो बी कैटेगरी का मकान था, वो एल में कैसे आ गया, एल वाला जो था ए में कैसे आ गया, और अनअथराइज जो है वहाँ पे इंक्रोचमेंट है, अनअथराइज लोगों को किराए पे ही बात जगह तो ऐसी भी शिकायत है कि जो किराएदार वहाँ बैठे हैं। केडीए का एम्प्लॉय रिटायर हो गया लेकिन वो अभी तक बैठा है हमारा। चलें राशिद साहब, इस पे भी हम किसी और शो में बात कर लेंगे, टाइम बहुत मुख्तसर है। तो आपका जो शोबा है वो इस हवाले से क्या कर सकता है, वो क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है इसमें? देखिए मेरी जिम्मेदारी तो बनती नहीं, लेकिन अगर मुझे इदारा ये टारगेट देता है तो जैसे मैं चोरी के खिलाफ काम कर रहा हूँ, पानी चोरी के खिलाफ, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन इदारा चलें बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पानी चोरी के हवाले से फिर आपसे बात करते रहेंगे। तो सुहेल साहब आखिरी बात क्या कहेंगे, बस टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। आखिरी बात तो यही है कि हमारा ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद ट्रेडी स्ट्रीट के नाम पर जो है वो वहाँ प्लाट अलाट कर दिए गए, जबकि वहाँ बड़ी बड़ी ट्रंक सीवर, और आप अक्सर देखते हैं इशारा फैसल और महमूदाबाद और ये PCHS जो है वो बारिशों में पानी में डूब रहा होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट 2 बिल्कुल जो है वो बंद हो चुका है। और अब जिस तरह से ये इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और ये प्राइवेट पार्टनरशिप, तो सबसे बड़ा मसला तो ये है कि वो सरकारी तौर पे कैसे अलाट हो गई वाटर बोर्ड की जमीन। चलें ठीक है, रईस साहब आखिरी बात आप क्या कहेंगे? आखिरी बात मैं यही कहूँगा, एक तो मुख्तसर ये कि 1 मिनट तो आपसे पहले ये लूँगा कि मैंने जो एंट्रियों की बात की थी वो स्टाफ ने एंट्रियाँ ले जाके DMD ऑफिस और डायरेक्टर के ऑफिस में शुरू की है, मगर वहाँ पे उनकी कोई सुनाई नहीं है। मैं 1-2 दिन पहले गया था, वो ऐसी पड़ी हैं। मतलब वो जो आला अफसरान है शायद वो रिकवरी बढ़ाना नहीं चाहते या इदारे को तबाह करना चाहते हैं मजीद, ठीक, ये उनकी सूरत हाल है, या अपनी जेब भरना चाहते हैं वो। और एक बात फिर कहूँगा, थोड़ा वक्त 1-2 मिनट के लिए, कि जो बात अभी सुहेल मेमन साहब ने कही है, वो जो जगह अलाट, जो असल जगह अलाट की गई है वो लाइन जरिया प्रोजेक्ट वालों को अलाट की गई है। चलें इस पे हम काम करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, फिर अगले शोज में इस पे बात करेंगे। इस पे पूरा शो करना पड़ेगा आपको, मगर उनका राइट्स बनता है वो। चलें बहुत शुक्रिया वहाँ नहीं तो कहीं और दे। आपका बहुत शुक्रिया रईस साहब, सुहेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाले शोज में आपको मजीद भी हकाइक बताएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।